प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम अब फरवरी या मार्च में होना है। एक ही टर्म में एग्ज़ाम होगा और जो आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो OMR शीट पर भी आपका एग्ज़ाम होगा और सादी उत्तर पुस्तिका पर। इसीलिए जो भी पढ़ाई करना है हम लोग करेंगे, एग्ज़ाम जब लेने का होगा तब हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। इसीलिए अर्थशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी का आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है चूंकि। तो क्यों इसका उन्नतोदर होता है? तो इसमें जितना भी कारण बताया गया है एक भी कारण सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बचत रेखा क्या होता है? एक्स अक्ष को काटती है, एक्स अक्ष को स्पर्श करती है, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। तो दूसरा का आपका हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। तो क्या शामिल होती है? तो छोटे छोटे चर हैं, व्यक्तिगत इकाई हैं और व्यक्तिगत मूल निर्धारण है, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? तो चयन का तर्कशास्त्र आपका रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये मार्शल ने कहा था। और अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान? अभी जस्ट बता दिए, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। फिर है सातवां, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग रैगनर फ्रिश ने किया। इन्होंने ही माइक्रो और मैक्रो माने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजन भी किया था। अगला है, पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपका एडम स्मिथ। 1776 ईस्वी में इनका किताब प्रकाशित हुआ था, 1776 में। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? तो कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने दिया था। अगला है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो ये आपका मार्शल का है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में कौन है? तो अर्थशास्त्र की समस्या देख सकते हैं, इनमें से सभी अर्थशास्त्र की ही समस्या है, इसलिए 11 का आपका डी हो जाएगा। 12 है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की, फर्म चयन की, इनमें से 12 का आपका हो जाएगा चुनाव की। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित के रूप, इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था जो है उसको हम लोग समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित तीनों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। 14 है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों सी। ए और बी दोनों इसका है आंसर, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है? तो ये आपका होता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ साथ साथ काम करते हैं, वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है? तो उत्पादन वक्र का ढाल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, सी आंसर हो जाएगा। फिर है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है हम लोग जानते हैं, यह अक्ष मतलब मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र है उत्पादन संभावना वक्र। ये है उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ, ये अक्ष की ओर क्या हुआ है? नतोदर है।
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब समाज का आदमी वहाँ मिल के काम करता है, इसलिए इसका होगा अधिकतम लोक कल्याण करना। 19 का हो जाएगा डी। अगला है 20, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। जहाँ पूंजीवादी आ गया वहाँ जान जाइए आपका कीमत तंत्र या मूल्य तंत्र ही काम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रसार कौन है? तो असीमित आवश्यकता, दुर्लभ साधन, चुनाव के समय इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रसार कौन करते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका आर्थिक समस्या का इनमें से कोई नहीं। 21 का डी, या फिर इसका आंसर हो सकता है आपका चुनाव की समस्या भी हो सकता है। तो सी और डी में कन्फ्यूजन है, इसका ज़्यादा चांस आपका सी में है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है आपके अनुसार। अगला है उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसकी प्रमुख विशेषताएं सी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों इसका करेक्ट है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 23 है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। तो ये क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, किसने कहा था अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो ये आपका कहा था मार्शल ने, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो कल्याणवादी जेबी से है, मार्शल, पीबू, कैनन। तो कल्याणवादी विचारधारा के कौन नहीं है? तो जेबी से आपका कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। 25 का ए हो जाएगा। 26 है, कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो कीमत और बजट रेखा की ढाल होती है पी एक्स बट्टा पी वाई, या इस तरह होती है माइनस पी एक्स बट्टा पी वाई। अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का साधन भूमि, श्रम, पूंजी तो है, मुद्रा क्या है? उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। 28 है, निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? अभी जस्ट इसको बताए थे, जेबी से आपका कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। अगला है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा था? तो ये आपका कहा था मार्शल ने। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा था? तो ये भी कहा था आपका मार्शल ने। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपका रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा था? ये कहा था रॉबिन्स ने। हाँ, ये वाला अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो वास्तविक विज्ञान है, ये कहा था आपका मार्शल ने, सॉरी मार्शल ने नहीं, रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था? रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये कहा था रॉबिन्स ने ही। फिर अर्थशास्त्र आर्थिक क्रिया के प्रकार है, तो आर्थिक क्रिया के प्रकार उत्पादन, उपभोग, विनिमय तीनों है, इसलिए 33 का हो जाएगा आपका डी। 34 है, दुर्लभता संबंधी विचारधारा है, तो दुर्लभता संबंधी विचारधारा आपका रॉबिन्स ने ही दिया था, क्योंकि साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं क्या है? अनंत है, तो हमारे सामने चयन की समस्या आती है। फिर अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? तो मैक्रो का अर्थ हो जाएगा यहाँ व्यापक, और अगर माइक्रो रहता तो इसका होता सूक्ष्म, तो यहाँ मैक्रो है तो मैक्रो हो जाएगा व्यापक, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र इसको हम लोग कहेंगे। फिर उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? तो ये सभी उत्पादन के साधन हैं, 36 का डी हो जाएगा। 37 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? मतलब वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत, आर्थिक, इनमें से सभी हो जाएगा डी। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है राष्ट्रीय आय का भी, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, इसका आंसर हो जाएगा डी। 39 है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषता इनमें से सभी हो जाएगा आपका, कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, ये है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, समष्टि, इनमें से सभी। 39 का हो जाएगा आपका डी। 40 है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आय और रोजगार सिद्धांत, समान कीमत तथा मुद्रास्फीति सिद्धांत, इनमें से सभी हो जाएगा डी। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है, उपभोक्ता नहीं है, उत्पादक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। 41 का हो जाएगा ए। 42 है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है व्यष्टि, इनमें से सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र है और व्यक्तिगत ही सब में लिखा हुआ, इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। 43 है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार है। तो यहाँ पर है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, इनमें से सभी। एडम स्मिथ के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो 44 का सी हो जाएगा। फिर 45 निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। तो ये खड़ा है सीमित साधनों और असीमित आवश्यकता दोनों के कारण, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर 46 है अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है। तो अस्थायी पूंजी निर्माण, घिसावट, निवेश, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा आंसर बी घिसावट। फिर है घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है। जीएनपी, एमपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, और नेट नेशनल प्रोडक्ट साधन लागत पर। तो यहाँ पर आपका 47 और इनमें से कोई नहीं है, तो 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा जीएनपी, एमपी। 48 है द्वितीय क्षेत्रक में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो ये सम्मिलित है विनिर्माण। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का काम होता है, इसलिए 48 का बी हो जाएगा। 39 है किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं। तो ये आपका हो जाएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका सैमुल्सन के अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं। अगला है माइक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा है। तो हम लोग सभी जानते हैं माइक्रोज जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया। तो हम लोग सभी जानते हैं रैगनर फ्रिश ने। 51 का हो जाएगा सी। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया भी है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कीमत यंत्र जहां आ गया वहां हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर है किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर होता है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका है मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है 40 और मूल्य में परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत परिवर्तन 20। तो यहाँ कट गया तो बच गया कितना 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 40 और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना रहा 20। तो 20 दूनी 40, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, तो ये किया जाता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। 55 का ए हो जाएगा। 56 है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के प्रयोग किया जाता है कहलाता है। तो एक दूसरे के स्थान पर, यहाँ हो जाएगा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। 56 का हो जाएगा आपका बी। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है कहलाता है, तो स्थानापन्न या प्रतिस्थापक वस्तु कहलाता है। फिर है गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होती है। तो गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका 57 का हो जाएगा ए ऋणात्मक। फिर है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो साधनों का आवंटन, उपयुक्त सभी। फिर है आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच हमेशा क्या होती है 0 होती है। लोच मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन आवश्यक वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसका जितना भी दाम रहेगा हमको लेना ही है, इसलिए इसका 0 होगा। 60 है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो इसको हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं।
तो 60 का हो जाएगा आपका ए। 61 है व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी अर्थ, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है, यहाँ हो जाएगा सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती क्या कहलाती है, तो वो हमेशा आर्थिक क्रिया ही कहलाएगी। मतलब जो काम करने से आय प्राप्त होता है या आय का सृजन होता है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे एक नर्स अपना बच्चा का अगर सेवा करती है तो उसके बदले उसको पैसा मिलेगा, मतलब वो काम उसका आर्थिक क्रिया कहलाएगा। और वही घर में वो अपना बच्चा का अगर सेवा कर रही है तो उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो वो उसका काम गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगा। 63 है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ सही नहीं है पूछ रहा। आर्थिक समस्या चुनाव के समय ठीक है, कीमत से हमेशा ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता अनुपस्थिति, साधन के अवसर, लागत सबसे वैकल्पिक मूल्य है। तो इनमें से कीमत संयंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 63 का हो जाएगा आपका बी। 64 है आपका निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्ट शक्ति, उपयोगिता इच्छा के तरफ फलन है, वस्तु के उपभोग की इच्छा जन्म, इनमें से सभी। तो 64 का आपका हो जाएगा उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति है, 64 का हो जाएगा ए। फिर है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो शून्य होती है। इस तरह हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया कुल उपयोगिता टी यू, और यहाँ से ऐसे ये आपका सीमांत उपयोगिता, तो यहाँ पर कटता है और यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। अगला है उदासीन वक्र, तो उदासीन वक्र क्या होता है, मूल बिंदु को अनोतोदर होता है, मूल बिंदु को अनोतोदर होता है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। मूल बिंदु को अवनोतोदर होता है, उन्नतोदर, तो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, अवनोतोदर होता है। मतलब उदासीन वक्र इस तरह होता है, मूल बिंदु की ओर उठा हुआ रहता है। अगला है निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लोग जानेंगे। आय मांग वक्र को हम लोग एंजल वक्र भी कहते हैं। 68 है आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर है उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेता है, तो ये हो जाएगा सीमांत अवसर लागत जब बढ़ता है। फिर गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, तो गोसेन का प्रथम नियम है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा था, तो ये कहा था आपका प्रोफेसर शुल्ज ने कहा था। 62 है आपका किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो मूल्य जहां आ गया वहां जान जाइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो बी हो जाएगा। समान मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो यह अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है, तो उत्पादन के तकनीक का चयन का अर्थ है क्या, कैसे, किसके लिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। काहे कि ये क्या, नहीं, उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है क्या उत्पादन करे, कैसे, हाँ कैसे उत्पादन करे, ये हो जाएगा आपका चयन का बी आंसर हो जाएगा। मतलब कैसे उत्पादन करें, मतलब किस तकनीक से हम लोग उत्पादन करें, इसी का चुनाव करना है। इसीलिए श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करें या पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करें, तो ये तकनीक के चयन का अर्थ क्या है, कैसे उत्पादन करें, इसमें आ जाता है। भारत एक अर्थव्यवस्था क्या, खुली, बंद, मिश्रित, तो हम लोग जानते हैं भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कि ए और सी दोनों हो जाएगा, मतलब खुली भी अर्थव्यवस्था, मिश्रित है, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। 76 है निम्न में कौन आर्थिक वस्तु है, आर्थिक वस्तु मतलब जिसको हम लोग पैसा दे के खरीदते हैं, तो टेलीविज़न क्या है आर्थिक वस्तु, जबकि हवा, सूर्य की रोशनी, नदी का पानी, ये सब गैर आर्थिक वस्तु, तो 76 का हो जाएगा ए। अगला है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो केंद्रीय समस्या क्या है, विदेशी व्यापार कैसे बढ़े, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या, कैसे, किसके लिए।
उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। तो ये जुड़ी है आपका किससे? सैमुअल्सन से। मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिनी ओर, बाईं ओर, सीधे इनमें से कोई नहीं, तो ये झुकती है दाहिनी ओर। तो बच्चों ये पहला चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। अगर किसी एक दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है और आप उसका आंसर सही जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।